हिमांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल द विज्ञासा में। आज का विषय है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। वो फैक्टर्स जो कि आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। खैर, ब्लड प्रेशर होता क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं पहले। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन योर आर्टेरियल सिस्टम। आपके आर्टेरियल सिस्टम में जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टोल और ड्यूरिंग डायस्टोल। जब आपका हार्ट डायस्टोल कर रहा है उस समय जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जिस समय आपका हार्ट सिस्टोल कर रहा है उसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर होता क्या है, इज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टेरियल सिस्टम ड्यूरिंग सिस्टोल। ठीक है, इसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और ड्यूरिंग डायस्टोल उसे बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो होता है 110 से 140 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, ये रेंज है आपके सिस्टोलिक बीपी की, नॉर्मल रेंज। ठीक है, और अगर बात करें डायस्टोलिक बीपी की तो वो होता है 60 से 90 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, ये आपका डायस्टोलिक बीपी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है प्रेशर ऑफ ब्लड इन योर आर्टेरियल सिस्टम ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। ठीक है, जिस समय आपका हार्ट पूरे फोर्स से कांटेक्ट कर रहा है उस समय जो प्रेशर आपके आर्टेरियल सिस्टम में होगा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस चीज को एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये आपका एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा से आपकी ये आर्टेरियल सिस्टम बाहर जा रहा है। ठीक है, ये आपकी एओर्टिक वाल्व है, ये आपकी विट्रल वाल्व है। जब आपका हार्ट सिस्टोल करेगा तो उस समय जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो होता कैसे, ये देखिए बार, मान लीजिए आपका ये हार्ट सिस्टोल कर रहा है। ठीक है, उसने सिस्टोल करना शुरू किया और जब हार्ट ने सिस्टोल करना शुरू किया, फोर्स लगाना शुरू किया, तो उसकी वजह से आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो ओपन हो जाएगी। आपकी एओर्टिक वाल्व ओपन होगी तो ब्लड जो है वो जाएगा एओर्टा में। ठीक है, ये ब्लड एओर्टा में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया तो उसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हुआ, वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हुआ और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपकी एओर्टिक वाल्व खुल गई और ब्लड मूव करना शुरू कर गया आपके एओर्टा में, आपके एट्रियल सिस्टम में, आपके एट्रियल वेसल की सिस्टम में। ठीक है, लेकिन अभी भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और नॉर्मली जो है वो 120 mm Hg तक प्रेशर पहुंच जाता है इसमें वेंट्रिकल में। आपके वेंट्रिकल में 120 mm तक प्रेशर पहुंच जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। और अब मैं पूछूं कि आपके एट्रियल सिस्टम में इस समय कितना प्रेशर होगा जब वेंट्रिकल पूरे फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो आप कहोगे कि उतना ही प्रेशर होगा जितने फोर्स से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जितने फोर्स से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतना ही प्रेशर से वो ब्लड को बाहर एट्रियल सिस्टम में फेंकेगा। अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो इसका जो जिस फोर्स से वो ब्लड को फेंक रहा है आगे एट्रियल सिस्टम में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उतना ही प्रेशर होगा जितना प्रेशर आपके वेंट्रिकल में जनरेट किया जा रहा है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, ड्यू टू सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। अब अगली चीज है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। प्रेशर ऑफ ब्लड इन योर एट्रियल सिस्टम ड्यूरिंग डायस्टोल। जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है उस समय आपके एट्रियल सिस्टम में जितना प्रेशर होगा उसे बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब जब वेंट्रिकल करेगा डायस्टोल तो उस समय प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा। और जब वेंट्रिकल में प्रेशर कम होगा तो एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगी, एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगी। ठीक है, और जब एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएगी तो कनेक्शन जो है वेंट्रिकल और एओर्टा में वो हट जाएगा। और जब कनेक्शन हट जाएगा तो आपके एट्रियल में कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपके वेंट्रिकल में कितना प्रेशर है ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है,
जब कनेक्शन हट गया तो आपके एट्रियल में जो प्रेशर होगा वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपके वेंट्रिकल में कितना प्रेशर है ड्यूरिंग डायस्टोल। अब वो डिपेंड करेगा किसी और पैरामीटर पे। वो पैरामीटर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल की पेरिफेरल आर्टरीज में जो रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल आपकी जो पेरिफेरल आर्टरीज है उनमें जो रेजिस्टेंस है, टोटल जो आपकी पेरिफेरल आर्टरीज है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसे बोलेंगे टीपीआर। इस पर डिपेंड करेगा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि भाई अब वेंट्रिकल में और एट्रियल सिस्टम में तो कनेक्शन हट गया, तो अब डिपेंड करेगा टीपीआर पे। भाई आपकी जो एट्रियल सिस्टम में आर्टरीज हैं वो कितना कॉन्टैक्ट कर रही है ना, जितना कॉन्टैक्ट करेंगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा टीपीआर होगा। ठीक है, तो आपके टीपीआर पर डिपेंड करेगा आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमने समझ लिया कि आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करेगा आपके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे, और आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा आपके कार्डियक आउटपुट पे। तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है आपके कार्डियक आउटपुट पे और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ये एक इक्वेशन होती है जो आपने कई जगह देखी होगी कि बीपी जो है इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू टीपीआर। वो क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट जो है वो बताएगा आपके सिस्टोलिक बीपी को, और जो आपका टीपीआर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बताएगा आपके डायस्टोलिक बीपी को। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कैसे आपका ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है तो आपके कार्डियक आउटपुट पे और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। और अब हम समझेंगे कि कैसे हम आपके कार्डियक आउटपुट को या टीपीआर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हम आपके बीपी को कम या ज़्यादा कर सकें। फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहली चीज हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी। भाई आपके हार्ट की कितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जितनी ज़्यादा आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी उतना ही आपका कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। सेकेंड चीज़ हार्ट रेट, जितना आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा उतनी ही आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी अभी इंक्रीज हुई तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। थर्ड चीज ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। खैर, ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कैसे होगा इस चीज को देख लो एक बार। यह आपका लेफ्ट हार्ट है, अगर प्रीलोड इंक्रीज हो रहा, ठीक है, मतलब कि ब्लड जो है वेंट्रिकल में उसका अमाउंट बढ़ गया तो आपका वेंट्रिकल्स करेगा स्ट्रेच। ठीक है, आपका वेंट्रिकल करेगा स्ट्रेच। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन स्टार्टिंग लॉ, जितना ज़्यादा आपका वेंट्रिकल स्ट्रेच करेगा उतने ही फोर्स से वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, जितने फोर्स से वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट उतना ही ज़्यादा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होगा, या सिंपली कहूँ तो बीपी इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो ब्लड वॉल्यूम है वो आपके बीपी को या आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है। अब ब्लड वॉल्यूम डिपेंड किस चीज़ पे करती है? ब्लड वॉल्यूम डिपेंड करती है कि आपके ब्लड में सोडियम कितना है। आपके ब्लड में सोडियम कितना है, और सोडियम लेवल आपके ब्लड में कितना है ये डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में मिनरल कोर्टिकोइड कितने हैं। मिनरल कोर्टिकोइड कितने हैं। सेकंड, आपके ब्लड में रेनिन कितना है। आपके ब्लड का आपके बॉडी का रास सिस्टम कितना हाईली एक्टिव है। ठीक है, ये सब बताएंगे कि आपके ब्लड में कितना सोडियम होगा, और अगर सोडियम है ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, अगर सोडियम लेवल इंक्रीज है तो वाटर लेवल भी इंक्रीज होगी और उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी। तो बात कुछ यूँ है कि अगर हमें ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज करनी है तो हमें सोडियम की लेवल भी ब्लड में इंक्रीज करनी होगी, क्योंकि जहाँ सोडियम होगा वहीं वाटर होगा। ठीक है, अगर ब्लड में सोडियम की लेवल बढ़ेगी तो वाटर की लेवल बढ़ेगी और उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगी। और सोडियम की लेवल इंक्रीज करने के लिए हमें मिनरल कोर्टिकोइड की लेवल बढ़ानी होगी, क्योंकि मिनरल कोर्टिकोइड
सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करते हैं रीनल ट्यूब्यूल से। तो हमें मिनरल कोर्टिकोइड की लेवल बढ़ानी होगी, प्लस रास सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि रास सिस्टम का काम क्या है, सोडियम को रिटेन रखना ब्लड में। हमें ब्लड में रेनिन का अमाउंट इंक्रीज करना होगा, क्योंकि रेनिन भी क्या करता है, रास सिस्टम के पार्ट है, वो भी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने की बात। अगर हमें ब्लड वॉल्यूम को कम करना है तो उसके लिए हमें इन दोनों ही सिस्टम को इनहिबिट करना होगा, और इन दोनों सिस्टम को इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एक हार्मोन है ANP। ANP इन दोनों सिस्टम को इनहिबिट कर देगा, और ये दोनों सिस्टम इनहिबिट हो गए तो सोडियम लेवल ड्रॉप होगी, और सोडियम लेवल ड्रॉप होगी तो वाटर लेवल ड्रॉप होगी ब्लड में, और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो ब्लड वॉल्यूम को कम करने के लिए हमारे पास ANP है, ANP की लेवल में बढ़ानी होगी, और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमारे पास मिनरल कोर्टिकोइड, रेनिन और रास सिस्टम को एक्टिव करना होगा, ताकि हमारे ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ जाए और वाटर का अमाउंट बढ़ जाए। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करनी होगी, हार्ट का रेट इंक्रीज करना होगा, और ब्लड वॉल्यूम को जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करना होगा। अगली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग TPR, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं। क्योंकि अगर TPR बढ़ा तो आपका BP बढ़ेगा, आपका डायस्टोलिक BP बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में, उसे बोलते हैं ह्यूमरल फैक्टर्स। कुछ ह्यूमरल फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि केमिकल फैक्टर्स, ह्यूमरल फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं ह्यूमरल फैक्टर्स? कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि वो फैक्टर्स, वो केमिकल्स जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वैसो डायलेशन करते हैं, वैसो डायलेशन। एक बहुत ही मशहूर नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ये करेगा वैसो डायलेशन। अगर वैसो डायलेशन होगी तो क्या होगा, TPR कम होगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो करेगा वैसोडाइलेशन, प्लस ब्रेडिकाइनिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है ब्रेडिकाइनिन, जो करेगा वैसोडाइलेशन। और PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, ये भी आपके ब्लड वेसल्स में वैसो डायलेशन करेगा। और प्लस PGI2 प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटर भी होता है ना, जो PGI2 है वो प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटर भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके TPR को कम करेगी और आपके DPR को कम करेगी। सेकंड, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए थ्रोम्बोक्सेन, जो कि काम करता है ऑपोजिट ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन। थ्रोम्बोक्सेन A2, ठीक है, ये काम करता है ऑपोजिट ऑफ PGI2। ठीक है, PGI2 एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर है, थ्रोम्बोक्सेन A2 प्लेटलेट एग्रीगेटर होता है। ठीक है, और सेकंड चीज है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इज द मोस्ट इफेक्टिव वैसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव, यहाँ तक कि जो कैटेकोलामाइंस होते हैं उनसे भी बेहतर काम करता है। ठीक है, बहुत बेहतर। कैटेकोलामाइंस मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अगर एड्रेनलिन, जो कि एक कैटेकोलामाइंस है, वो अगर 1% इंक्रीज कर रहा है वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो 80 एंजियोटेंसिन 2 1000% करेगा, मतलब कि इसका 1000 टाइम करेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है
एंडोलेशन 2 का एज कम्पेयर टू एडलेन, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में मोस्ट इफेक्टिव जो है वो 82 होता है, एंडोलेशन 2 होता है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन जो है वो कौन कौन से केमिकल्स करते हैं। वैसोडाइलेशन जो है वो करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रैडिकाइनेट और PgI2 जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है थ्रोम्बोक्सिन A2, एंडोलेशन 2 और कैटेकोलामाइन, ठीक है। ये सब जो है वो करते हैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इन सब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो TPR बढ़ेगा और वैसोडाइलेशन होगी तो TPR कम होगा, ठीक है। तो एक तो होगा ह्यूमरल फैक्टर्स जो कि आपके TPR को अफेक्ट करेंगे। सेकंड है न्यूरल फैक्टर्स। न्यूरल फैक्टर्स अब आप सभी को पता है कि हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनलिन, ठीक है, जो काम करता है 2 टाइप के रिसेप्टर्स पर, अल्फा 2 पर और बीटा 2 पर। ये दोनों ही सिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 2 और बीटा 2। अगर ये एड्रेनलिन काम करेगा बीटा 2 पे तो होगी वैसोडाइलेशन, ये होगी वैसोडाइलेशन। और अगर यही एड्रेनलिन काम करेगा सिम्पैथेटिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स पर तो होगी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कौन से रिसेप्टर ज़्यादा है। अगर अल्फा 2 ज़्यादा है तो क्या होगी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और अगर बीटा 2 ज़्यादा है तो होगी वैसोडाइलेशन, ठीक है। तो रिसेप्टर का अमाउंट जो है वो बताएगा कि आपका सिम्पैथेटिक जो फ्लो है वो कौन सा इफेक्ट देने वाला है। उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगी या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। वैसोडाइलेशन होगी तो TPR कम होगा, और अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो TPR बढ़ेगा। तो इस प्रकार से न्यूरल फैक्टर्स जो है वो भी अफेक्ट करते हैं आपके TPR को। तो हमने समझ लिया कि कैसे आपका BP डिपेंड करता है आपके कार्डियक आउटपुट पे और आपके टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है आपके ह्यूमरल फैक्टर्स पे और न्यूरल फैक्टर्स पे। कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है आपके हार्ट के रेट पर, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर, और आपके ब्लड में कितनी वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम पर, ठीक है। इन चीज़ों पर आपका कार्डियक आउटपुट और TPR डिपेंड करता है, और आपका कार्डियक आउटपुट और TPR बताएगा कि आपका BP कितना होता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बताएगा आपका सिस्टोलिक BP कितना होता है, और TPR बताएगा कि आपका डायस्टोलिक BP कितना होता है। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। और कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि बताएंगे कि आपका BP कितना होगा, जैसे कि ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में स्टेरॉइड्स होते हैं और वो स्टेरॉइड्स काम करते हैं सेम एज मिनरल कोर्टिकोइड। इसका काम आपके ब्लड में सोडियम लेवल इंक्रीज करना है और आपके ब्लड की वॉल्यूम को इंक्रीज करना है। तो इसकी वजह से BP इंक्रीज होगा। तो ओरल पिल्स कैन कॉज हाइपरटेंशन, ठीक है, ओरल पिल्स, क्योंकि इनमें स्टेरॉइड्स हैं जो कि काम करते हैं सेम एज मिनरल कोर्टिकोइड जो BP को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कोन सिंड्रोम। अगर किसी व्यक्ति को कोन सिंड्रोम है तो उसमें एल्डोस्टेरोन लेवल हाई होगी, और एल्डोस्टेरोन लेवल करती क्या है, BP को बढ़ाती है, ठीक है। थर्ड एक होता है डिटेलमेंट सिंड्रोम। डिटेलमेंट सिंड्रोम भी सोडियम रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है और उसकी वजह से BP बढ़ जाएगा। एक होता है लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में क्या होता है कि सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी और उसकी वजह से आपका BP इंक्रीज हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 4 पॉइंट कि ओरल पिल्स, लिडल सिंड्रोम और कोन सिंड्रोम और डिटेलमेंट सिंड्रोम, ये सभी फैक्टर्स आपके BP को इंक्रीज करेंगे, आपके पेशेंट में हाइपरटेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।